ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो मैं बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन मैं 3 वर्ड्स इसमें आपको पूरे दिख रहे हैं, मैं उन 3 वर्ड्स को जरा ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, काइनेटिक मतलब इन मोशन, थ्योरी मतलब कुछ थ्योरेटिकल है, ज्यादा मैथमेटिकल चीज नहीं है। हम लोग पहले थ्योरी सेट करेंगे और उसी के थ्रू हम मैथमेटिक्स लगाएंगे। एंड ये जो सारी चीजें कि कौन सी चीज मोशन में, वो है गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मैं एक बड़ी बेसिक बात से डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। कई बार मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट ये जरूर बोलूंगा काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे क्लास 11 12 तक पहुंच जाते हैं बट गैस के एटम और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिए, मैं क्लैरिफिकेशन के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का मतलब होता है वो गैस फॉर्म अप करने के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स की जरूरत होती है। गैस मॉलिक्यूल, सिंगल गैस मॉलिक्यूल, जैसे कि हीलियम है तो एक ही एटम बहुत है, तो इसको हम लोग मोनोटॉमिक गैस बुलाते हैं। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, इसमें क्या है, सब में 2-2 एटम्स की जरूरत है। H हाइड्रोजन है, H2 हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए ताकि हम लोग एक गैस मॉलिक्यूल बना सके। तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे ही और ले लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो 3 एटम चाहिए, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक गैस मॉलिक्यूल। इसको क्या बुलाएंगे, ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो एक गैस मॉलिक्यूल का मतलब होता है, हम लोग जब एक पर्टिकुलर एक सिंगल यूनिट ऑफ गैस बोलेंगे। ठीक है, वहीं एटम का मतलब सिंगल सिंगल एटम है। अब दैट्स अ थिंग कि हीलियम सिंगल एटम में ही गैस नेचर में पड़ रहा है, बट हाइड्रोजन H एटम है लेकिन हाइड्रोजन H2 गैस है, 2 एटम की जरूरत पड़ती है। ये मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि कई बार लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो आप लोग समझ लीजिए, जस्ट फॉर द बिगिनिंग। ओके, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है। तो पहली बात, थ्योरी है तो मतलब कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स होंगे। ठीक है, तो वो पोस्टुलेट्स क्या क्या बताते हैं। पोस्टुलेट्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज की एक गैस मॉलिक्यूल का साइज इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो जितने भी पोस्टुलेट्स हैं ये आप एनसीईआरटी खोलेंगे, आप लोग नॉर्मली देख सकते हैं। तो मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइमरली मेरा जो मोटिव है वो ये है कि बेसिक समझ में आ जाए क्या क्या ये पोस्टुलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आती है साइज के बारे में। तो जो साइज ऑफ वन मॉलिक्यूल है वो इन कंपैरिजन टू द इंटायर साइज ऑफ द गैस कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, एक गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत इजी बात है। एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होंगे, उसमें से एक गैस मॉलिक्यूल का साइज पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। राइट नाउ इस क्लासरूम में मिलियंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं एक गैस मॉलिक्यूल पकड़ लूं तो उसका वॉल्यूम इस पूरी क्लासरूम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये पहली चीज आ गई साइज के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करते रहते हैं। ठीक है, सो दे मूव विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। इसके बारे में डिटेल में हम लोग थोड़ी देर में भी बात करने वाले हैं, बट प्राइमरली बात क्या है, दे मूव विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी प्लस दे आर रिजिड इन नेचर। जितने भी गैस का एक मॉलिक्यूल, एक स्फीयर है, मान लीजिए छोटी सी बॉल है, ठीक है, तो वो क्या, वो रिजिड इन नेचर है। इन शॉर्ट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, हिट करेंगे, एक दूसरे को मूव करवाएंगे, एवरीथिंग इज ओके, बट प्राइमरली वो अपने आप को डिफॉर्म नहीं करते हैं। एक गैस मॉलिक्यूल अगर दूसरे को हिट कर रहा है तो वो डिफॉर्म नहीं करता है। तो डिफॉर्म नहीं करता तो मतलब, इसका मतलब चौथी चीज क्या आती है, इलास्टिक कोलिजन फॉलो करते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड रहने वाले, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये जब जाके हिट करेंगे तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, बट अपना मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि आप लोग, वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, हेंस इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं तो मतलब ये रैंडमली कहीं पर भी मूव करेंगे। Am I clear with this? ठीक है, अच्छा, 2 कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है उसको हम लोग बुलाते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, अगर 2 गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है
ये यहां से यहां पर हिट करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो टाइम लगा है इसको हम लोग बुलाते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बुलाते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, जिसमें वो कोलाइड नहीं कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम हो गया। एनीथिंग एल्स? हाँ, ये जो रैंडम मोशन हो रहा है ना, तो मैं ये भी बोल देता हूँ सिक्स्थ, random motion of gas molecules, random motion of gas molecule in a container, molecule in container is known as Brownian motion, is known as Brownian motion, ठीक है। क्या बुलाते हैं हम इसको? ब्राउनियन मोशन बुलाते हैं। रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? ब्राउनियन मोशन है। अब इस चीज को समझना बहुत ही आसान सा है। मतलब मान लो मैं आप लोगों को इस क्लासरूम में बोलता हूँ कि उठो और सब इधर उधर मूव करो, तो आप सब अपने अपनी एक स्पीड पकड़ेंगे। ऐसे ही आप इस समय अपने आपको एक गैस मॉलिक्यूल इमेजिन कर लीजिए। आप सारे एक एक गैस मॉलिक्यूल है इंडिविजुअली, सब के सब। तो जब मूव करोगे तो हो सकता है एक दूसरे से टकराओगे तो तुम्हारी स्पीड, तो तुम अपनी मूव नहीं चेंज करोगे तो तुम्हारा डायरेक्शन शायद चेंज हो जाए। हो सकता है तुम एक दूसरे से टकराने के बाद तुम दीवार से टकराओ, फिर वहां से वापस आओ। तो जरूरी नहीं है आपस में ही टकराओगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर भी टकरा सकते हो। यही यहाँ पर भी हो रहा है। अब इमेजिन करो, ठीक है, सो एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेकर आते हैं, ठीक है। सब मेरे साथ इमेजिन करेंगे। इमेजिन करिए अभी राइट नाउ आपके रूम में आपको बहुत छोटे छोटे स्फीयर्स दिखने लग गए। जैसे हम लोग बचपन में जाते थे ना, वो प्लास्टिक बॉल्स वाले रूम में, मतलब वो जाते थे, हमारे को माँ बाप छोड़ देते थे, है ना, कि अंदर जाओ, फिर घूमने चलने की कोशिश करो, हर जगह बॉल्स ही बॉल्स है ना। तो वैसे इमेजिन करो, बट अभी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो बॉल्स है ये बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ बॉल है आपके आसपास, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। इमेजिन कर लिया। अब मैं काम करता हूं, इसी इमेजिनेशन में इन बॉल्स को रैंडम मोशन दे देता हूं, सर्टेन स्पीड दे देता हूं। स्पीड क्यों होगी? मैंने समझाया था, कभी भी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या करता है? वाइब्रेट करना लग जाएगा, है ना। वैसे ही अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अगर एक गैस मॉलिक्यूल को कुछ टेम्परेचर मिलेगा तो वो मूव करना शुरू कर देगा, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और मूव करेगा। तो अब क्या, ये सारी बॉल्स एक दूसरे इधर उधर मूव कर रही हैं, तो रस्ते में बहुत सारी बॉल्स एक दूसरे टकराएंगी, कुछ बॉल्स आके दीवार से टकराएंगी, और इस मोशन को जो आप केओस अब राइट नाउ इमेजिन कर पा रहे हो, वो केओस और कुछ नहीं बल्कि ब्राउनियन मोशन है, ठीक है। रैंडमली मूव कर रही हैं सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। अब यहां पर और दिस लास्ट थिंग इज, जितने भी गैसेस हैं, all gases follow ideal gas equation। क्या होता है वो? PV is equal to nRT, ठीक है। PV is equal to nRT, सारे के सारे गैस लॉस PV is equal to nRT एक आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है? 8.314, सही है। अभी हम लोग बाकी काम नहीं कर रहे, चलो मैं लिख देता हूं, जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये बेसिकली इसका फंडामेंटल आ गया। ओके, व्हाट नेक्स्ट देन? ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन इसका यूज क्या है सर? ठीक है, पहले मैं बिफोर आई वेंट इनटू समथिंग, मैं इसकी थ्योरी पे जाऊं, मैं अंदर जाके डिटेल में आपको समझाऊं। मैं आप लोगों को एक बेसिक बात बताता हूं। कभी भी मैं बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल इस रूम में हम लोग इमेजिन कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक मॉलिक्यूल अपनी पर्टिकुलर स्पीड पकड़ेगा, हर एक की अपनी एक वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अलग अलग वेलोसिटीज होंगी। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी को एक्सप्रेस करूंगा तो वो क्या होगा? वो थोड़ा एक्स एक्सिस में, थोड़ा वाई एक्सिस में, और थोड़ा जेड एक्सिस में मूव कर रहा होगा, कर रहा होगा ना, है ना। एक ऑब्जेक्ट यहां से मैंने एक गैस मॉलिक्यूल छोड़ा तो वो कहीं भी मूव कर रहा है, तो वो थोड़ा एक्स, थोड़ा वाई, थोड़ा जेड, तीनों में मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसके मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, सही है।
ये एक गैस मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर स्पीड का मैग्नीट्यूड निकालना हो, मतलब स्पीड निकालना हो, आई एम सॉरी, तो उसका मतलब क्या हो गया, रूट ऑफ vx² + vy² + vz² लगा दो, विल गेट द कंक्लूजन। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, बेसिक क्या निकालना हो तो? मैग्नीट्यूड निकालना हो बेटा। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता करेंगे तो हम कैसे करेंगे, एक वेक्टर दिया हुआ है हाँ ओके। है ना, उस वेक्टर का अगर मुझे सीधा मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कुछ इस तरीके से निकालूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक एटम या हर एक गैस मॉलिक्यूल, वही बोलता हूं, हर एक गैस मॉलिक्यूल अपनी एक वेलोसिटी कैरी कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं मीन स्पीड की, vm, मीन स्पीड निकाल लूंगा तो मीन स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, हर एक की वेलोसिटी को ऐड कर लो और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। ठीक है, v1 + v2 + v3 + so on till vn, और n से डिवाइड कर दो तो हमारे को क्या मिल जाएगा, v मीन मिल जाएगा। ठीक है, कभी भी किसी चीज की एवरेज निकालना हो तो हम ऐसे निकाल लेंगे, मीन स्पीड या एवरेज स्पीड, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर एक और टर्म आती है, दिस इज नोन एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VMS, v मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर्स का एवरेज, स्क्वायर्स का एवरेज, इसको क्या बुलाएंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सही है, क्या बोलेंगे हम इसको, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब थर्ड थिंग कम्स अप एज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS। ठीक है, VRMS का फॉर्मूला क्या है, मीन स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर। अब जनरली बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जिसके तुम वेलोसिटी को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हर इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी, है ना, लेकिन अब हम जब कैलकुलेशन निकालना है, मैं मान लो मैं कहता हूं इंटायर गैस का मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है, अब हर एक का वेलोसिटी अलग अलग है, पर मुझे तो सीधा गैस का काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, तो मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जो कि पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करे, हर एक गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे। तो हम लोग वहां पर जब ऐसी अनसर्टेन वैल्यू निकालनी होती है तब हमेशा हम लोग आरएमएस वैल्यू के ऊपर रिलाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्चुअल में अपने घरों में आने वाली पावर सप्लाई के बारे में देखें तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, 220 वोल्ट पावर सप्लाई आ रही है, करेक्ट, 220 वोल्ट हम लोग बचपन से सुनते हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। और कौन सी सप्लाई है, ये एसी सप्लाई है, ऑल्टरनेटिंग करंट है ना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब वो क्या हुआ, ऐसा साइन वेव, है ना, ऊपर जाएगा, जीरो होगा, नेक्स्ट नेगेटिव होगा, फिर वापस। आई टेल यू, जो सप्लाई हमारे घरों में आ रही है वो 50 हर्ट्ज पे आती है। 50 हर्ट्ज मतलब ये कितने वेव्स एक सेकंड में कवर कर रहा है, 50 टाइम्स वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब अपने हाथ को मैं ऐसे भी लाऊंगा ना, ये भी कम है, मैंने हार्डली एक सेकंड में 5 या 6 किए होंगे, हार्डली। ठीक है, तो आप समझिए ऐसे 50 होते हैं एक सेकंड के अंदर, मतलब वो 100 बार ऑन 100 बार ऑफ होगा एक ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब 100 बार पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, 100 बार नेगेटिव एक्सट्रीम में दिखेगा तुम्हें, 50 टाइम्स, सॉरी, टोटल 100 बार हो जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब हम लोग यार इसमें 220 वोल्ट कैसे हुई फिर, तो वो क्या है, वो आरएमएस वैल्यू है साइन वेव की। हम लोग को एक्चुअली जो एक्सट्रीम मिलती है वो +311 से लेकर -311 के बीच में मिलती है, लेकिन हम 311 तो बोलते ही नहीं, हम तो 220 काउंट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान है, फिर हम बेसिक ओम्स लॉ लगा सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो हेंस कभी भी अनसर्टेन चीज होगी, इंस्टेंटेनियस चीज निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम हमेशा रिलाय करते हैं आरएमएस स्पीड पे या आरएमएस वैल्यू पे प्राइमरली। आई शुड नॉट यूज द वर्ड
स्पीड, आरएमएस वैल्यू के ऊपर रिलाय करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो आरएमएस की यहां पर उतनी इंपॉर्टेंस है। जब भी आप किसी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो सर्टेन वैल्यू, सटल वैल्यू आपको हमेशा आरएमएस ही दे सकता है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। ओके, अभी आगे बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर कैसे यूज हो रहा है, आई एम गोना डिस्कस दैट। अभी जो मैं आगे टर्म पढ़ाने वाला हूं वो है, टाइटल इज प्रेशर ऑफ गैस। टाइटल इज प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। अब एक गैस कंटेनर में या एक कंटेनर में कितना प्रेशर अप्लाई होता है, ये कैसे निकाल सकते हो आप? हमें इतना पता है कि इस रूम में राइट नाउ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है? मैं तो छत के अंदर बैठा हूं, तो छत के ऊपर लगेगा ना वो एटम का गैस। फिर हम कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ पर भी तो यार, इधर भी तो गैस है, हम लोग तभी तो सांस ले पा रहे हैं, तभी इस क्लासरूम में बैठ पा रहे हैं, है ना? लेकिन फिर क्वेश्चन राइट होता कि नहीं ठीक है, चलो मान लिया। बट फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये बोलते हैं ना कि हमारे सिर के ऊपर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, वो पूरा फोर्स हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलाते हैं। वो अभी तो लग ही नहीं रहा, अभी तो बिल्डिंग पे लग रहा है, मेरे पे कहाँ लग रहा है? और अगर मैं सड़क पे चल भी रहा हूं तो वो तो ऊपर लग रहा है, साइड पे क्यों से लग रहा है? राइट क्वेश्चन टू आस्क। फाइन, तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन? तो मैंने प्रेशर ऑफ गैस से मैं आप लोगों को कुछ समझाता हूँ, कुछ चीजें समझाता हूँ। एक कंटेनर के अंदर गैस कैसे फॉर्म अप होगी, वो गैस कैसे प्रेशर क्रिएट करेगी, चलिए समझते हैं। ठीक है, इतना तो समझते हैं, कंटेनर के अंदर कोई भी गैस मॉलिक्यूल प्लेस करोगे तो वो क्या मोशन यूज करेगा? ब्राउनियन, मतलब वो रैंडमली मूव कर रहा है, वो कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस, कुछ ना कुछ वाई एक्सिस और कुछ ना कुछ जेड एक्सिस में वेलोसिटी रखता है। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो। अब हम बाकी की बात आगे करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक कंटेनर कंसिडर करते हैं हम। ठीक है, ये कंटेनर कंसिडर कर लेते हैं। ये कंटेनर कंसिडर कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर अगर एक गैस मॉलिक्यूल प्लेस करूं, ठीक है, द फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल है, ये कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस में px1, कुछ ना कुछ y एक्सिस में vy1, और कुछ ना कुछ z एक्सिस में वेलोसिटी जरूर रखेगा vz1। सही बात है। अगर मैं v1 का सिर्फ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो उसका वैल्यू होगा vx1 का स्क्वायर प्लस vy1 का स्क्वायर प्लस vz1 का स्क्वायर। ये वही चीजें हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, बस मैं दोबारा लिख रहा हूं। एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, अब देखिए मैंने ये डेरिवेशन एक्चुअली बहुत लेंदी है, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन पूरी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पार्ट्स पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मैं डेरिवेशन को लेकर जा रहा हूं। कॉमन सेंस है, सिर्फ लगाते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। अब मान लो मैं तुम्हें कहता हूं कि ना, मैं इमेजिन नहीं करना चाहता कि पार्टिकल हर जगह जा रहा है। मैंने क्या किया, मैंने इस दीवार से एक पार्टिकल को सामने वाली दीवार की तरफ भेजा, यहां से सिर्फ ये जा रहा है, ऐसे रैंडम मोशन नहीं जा रहा, या ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है बस। अगर ऐसा कंडीशन कंसिडर करूंगा तो मुझे ये बताइए कि व्हाट इज मोमेंटम कैरीड बाय अ गैस मॉलिक्यूल, है ना, along x axis।
मोमेंटम कैरिड ऑफ बाय अ गैस मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस। मैं एक काम भी और भी लिख देता हूं, स्मॉल m मान लीजिए मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, स्मॉल m क्या है? मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का मास है। सही है बच्चा? तो मोमेंटम क्या कैरी करेगा? p along x axis द फर्स्ट पार्टिकल, द फर्स्ट वन, एक ही भेजा, अभी फर्स्ट वन देख रहे हैं हम, तो कितना आएगा? mvx1। सही बात है, वो सिर्फ एक्स एक्सिस का ही कंसिडरेशन कर रहे हैं। मेरे को पता है एक मॉलिक्यूल हर जगह मूव कर रहा है, मैं अभी सिर्फ ये इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। मेरा फोकस सिर्फ vx1 पे है कि सामने जाएगा तो क्या होगा, फिर मैं देखूंगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फिर मैं देखूंगा इधर जाएगा तो क्या होगा। तो मेरा एक एक करके मोटिव है। ठीक है, मोमेंटम कितना कैरी कर रहा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आई थिंक समझ में आएगा ये क्या है। ठीक है, अब यहां तक ठीक है। तो अगर मैं फोर्स पूछूं तो चलो एक काम करता हूं, फोर्स पूछने से पहले मैं पूछता हूं चेंज इन मोमेंटम कितना है? डेल्टा पी बाय द फर्स्ट पार्टिकल। सिंपल सी बात है, इलास्टिक कोलिजन फॉलो कर रहा है, तो अगर एमबी से हिट करेगा तो एमबी से वापस भी आएगा, क्योंकि वो कंटेनर को तो आगे नहीं कुछ करने वाला पुश। ठीक है, तो जाएगा, जितनी स्पीड से गया उतनी स्पीड से वापस आएगा। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2mvx1। सही बात है ना? चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली भी इसी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड कैरी कर रहा है। इनिशियली इस तरफ है, एक डायरेक्शन नेगेटिव है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो फाइनल माइनस ऑफ माइनस इनिशियल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 2mv आ गया। समझ में आया कि नहीं? ये मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल को जाके हिट कर रहा है, मान लीजिए ये -mvx1 था, हिट करने के बाद यही गैस मॉलिक्यूल वापस आएगा +mvx1। तो व्हाट इज चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन। फाइनल क्या? +mv माइनस इनिशियल कितना? -mv। तो आंसर क्या आएगा? 2mvx1। सही बात है एवरीवन? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, मैं इसलिए बस यहां पर लिख नहीं रहा हूं। समझ गए ना? चेंज मिल गया। अच्छा, कितना टाइम लगा वापस आने में? जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ वहां से हिट करने के बाद वापस आने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 2l मान लो, इस कंटेनर का लेंथ दिया हुआ है l, ब्रेड्थ दिया हुआ है b, और हाइट दी हुई है h। ठीक है, l b h। तो अभी क्या हो रहा है? ये लेंथ है, तो पार्टिकल यहां से गया, एक लेंथ ट्रेवल किया, हिट करने के बाद वापस आ गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल? 2l। 2l ट्रेवल किया किस स्पीड के साथ? v। मैंने वही लिखा, 2l अपॉन vx1। ये टाइम मिल गया। तो टाइम मिल गया, चेंज इन मोमेंटम मिल गया। तो टाइम और अगर चेंज इन मोमेंटम है तो तुम फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स बाय पार्टिकल या मॉलिक्यूल 1, फोर्स बाय मॉलिक्यूल 1, फोर्स बाय मॉलिक्यूल 1 along x axis कितना आएगा? बिल्कुल, फोर्स क्या आएगा? डेल्टा px1 अपॉन t। सो क्या मिल जाएगा बच्चा? 2mvx1 अपॉन 2l अपॉन vx1। सो आंसर क्या आ जाएगा? mvx1 स्क्वायर बाय l। ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला। ये किसका फोर्स है? सिर्फ अगर x1 पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं। ऐसी क्या है, अभी सिर्फ मैंने एक पार्टिकल के लिए निकाला, ये समझ रहे हो? ये सिर्फ एक पार्टिकल के लिए है। अगर ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा? तो सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली fx2 क्या होगा? mbx2 स्क्वायर बाय l, so until xn mvxn स्क्वायर बाय l। सही बात है? x1 x2 सबके लिए वही रहेगा, सारे लेंथ हाइट ट्रेवल कर रहे हैं तो सबके लिए कांस्टेंट रहने वाला है। so, अगर मैं ऐसे बोलूं तो टोटल फोर्स ऑन एक्स एक्सिस क्या लगा? सारी फोर्सेस का एडिशन।
विच इंप्लाइज क्या मिलेगा हमारे को, m बाय l सब में कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल vxn स्क्वायर। ये क्या मिल गया, फोर्स अलोंग x एक्सिस, फोर्स अलोंग x एक्सिस। ठीक है जी, तो यहां तक हमारे को एक बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अगर मान लो मैं सिर्फ y एक्सिस के लिए देखूं तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मोमेंटम उसका क्या होगा, mv/1, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा 2mv/1। टाइम कितना लगेगा 2h, क्योंकि हाइट में जा रहा है वो, 2h अपॉन v1 v/1 है ना। तो हेंस मैं एक काम करता हूं, मैं सीधा टाइम लिख देता हूं, सिमिलरली फोर्स अलोंग y एक्सिस बाय फर्स्ट पार्टिकल का वैल्यू क्या होगा, m/h आ जाएगा। बस लेंथ की जगह क्या आएगा, हाइट, क्योंकि y एक्सिस में ऐसा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। हाइट लिखा हुआ था, देखो जरा डायग्राम में देखो, हाइट है ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ हाइट है, तो हम लोग वही यूज कर रहे हैं यहाँ पर। m/h v/1 स्क्वायर, सही है बच्चा। ऐसे ही एंड y2 क्या होगा, वो भी यही रहेगा, so on till आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं फिर से बोलूं, टोटल फोर्स अलोंग y एक्सिस कितना हुआ, Fy1 प्लस Fy2 प्लस सो ऑन टिल Fyn। तो मुझे क्या मिल जाएगा, m/h vy1 स्क्वायर प्लस vy2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल vyn स्क्वायर। F अलोंग y एक्सिस मिल गया मेरे को। ठीक है, अभी समझ आ गया। तो z में भी क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ लग जाएगा, बस ऐसे मूव करेंगे, ऐसे में ब्रेड्थ है। सही है बच्चों, तो बस सिमिलरली, फिर से सिमिलरली डाल देते हैं। क्या बढ़िया वर्ड है सिमिलरली, है ना। सिमिलरली एफ अलोंग जेड एक्सिस क्या आ जाएगा, m/b vz1 स्क्वायर प्लस vz2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल vzn स्क्वायर। तो फोर्सेस अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस सब कुछ मिल गया। अब हमें फोर्सेस मिल गई x एक्सिस की तरफ, इधर इधर, y एक्सिस की तरफ एंड z एक्सिस की तरफ, हर तरफ हम लोगों को फोर्सेस मिल गई है। ठीक है, अब अगर हमारे को फोर्सेस मिल जाती है तो अब इस कंडीशन में अगर हम लोग प्रेशर निकालना चाहें तो प्रेशर कैसे निकालेंगे। प्रेशर अलोंग x एक्सिस क्या होगा, फोर्स अलोंग द x एक्सिस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब वो एरिया कितना है, एक मॉलिक्यूल थोड़ा हिट कर रहा है, बहुत सारे पार्टिकल्स यूज है, इसके लिए पूरा उस सरफेस का, उस कंटेनर का पूरा पूरा वो एरिया आ गया। सो अगर ये लेंथ L है तो ये क्या है, ब्रेड्थ BM, और ये क्या हाइट HM। तो एरिया क्या होगा, ब्रेड्थ इनटू हाइट फॉर x एक्सिस, क्योंकि सारे x एक्सिस कंपोनेंट इस तरफ लग रहे हैं जाके पूरी दीवार की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, m अपॉन LBH अपॉन Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल Vxn स्क्वायर। व्हाट इज LBH, वॉल्यूम, दैट्स राइट। तो m अपॉन वॉल्यूम into Vx1 square plus Vx2 square plus so on till Vxn square। ये क्या लग गया, प्रेशर अलोंग x एक्सिस। तो टोटल प्रेशर अलोंग x एक्सिस कितना है, इतना है। अब आगे क्या आता है, ऐसे ही भैया प्रेशर अलोंग x एक्सिस निकाल दिया। तो सिमिलरली, कितना अच्छा वर्ड है, सारी डेरिवेशन में सबसे ज्यादा सिमिलरली आया है ना। सिमिलरली प्रेशर अलोंग y एक्सिस क्या होगा, अब y एक्सिस में आप क्या लिखते हो, फोर्स अलोंग y एक्सिस अपॉन एरिया। एरिया क्या है, अब y एक्सिस में जब ऊपर जाके हिट करा तो ऊपर क्या है, लेंथ L और ब्रेड्थ B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, L इंटू B, और फोर्स अलोंग y एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, ऊपर से देख सकते हो आप, LBH आ गया इंटू Vy1 स्क्वायर प्लस Vy2 स्क्वायर प्लस सो ऑन
इसका मतलब प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m बाय वॉल्यूम इंटू Vy1 स्क्वायर प्लस Vy2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल Vyn स्क्वायर। सही है, प्रेशर अलोंग x प्रेशर अलोंग y आ गया। सिमिलरली फिर से क्या बढ़िया वर्ड है, प्रेशर अलोंग z एक्सिस क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, उसमें भी यही होगा, m अपॉन वॉल्यूम ही आने वाला है, वो ब्रेड्थ यूज करेगा तो वो h और l का मल्टीप्लायर हो जाएगा एरिया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Vz1 स्क्वायर Vz2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल Vzn स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, इस कैबिन में जितना प्रेशर इधर लग रहा है उतना प्रेशर ऊपर भी लग रहा है और उतना प्रेशर सामने भी लग रहा है, कुछ फर्क नहीं है ना, प्रेशर जितना इधर लग रहा है उतना उधर भी लग रहा है, इतना इधर भी लग रहा है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये बात बताता हूँ, पानी पी लेते हैं सीमा ने, इस ग्लास में भी कुछ नहीं है ना, इस ग्लास को अगर मैं अपने हाथ के ऊपर रख दूं उस कंडीशन में क्या इसके अंदर क्या है, कुछ है ना, अब साइंस स्टूडेंट हो, है ना, हवा है, पॉजिटिव देखो कितनी पॉजिटिव सोच लेकर आया मैं, है ना, हवा है, खाली नहीं है, वेल हाफ एम्प्टी, आप लोग फिलोसफी क्लासेस अच्छी लगती हैं, हवा है भाई, भरा पूरा भरा है ना, हवा है। अब बेस्ट पार्ट क्या है, ये कहीं मूव कर रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब इसके अंदर जो हवा के गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ट्रैप हो गए और मैंने इसके ऊपर रख दिया, अब जितने गैस मॉलिक्यूल्स इधर हिट कर रहे हैं उतने इधर भी हिट कर रहे हैं, जितने इधर हिट कर रहे हैं उतने इधर भी हिट कर रहे हैं, जितने ऊपर कर रहे हैं उतने मेरे हाथ के नीचे भी कर रहे हैं, हर जगह पे बराबर का प्रेशर पड़ रहा है, एंड दैट इज द रीजन ये इक्विलिब्रियम में है ना, सही बात है ना। और ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये तो अगेन इसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, हम ये इमेजिन नहीं करेंगे, इसके अंदर का एक्चुअली जितने गैस मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स ब्राउनियन मोशन यूज कर रहे हैं, तो वो वॉल्स ऑफ कंटेनर को जाके हिट कर रहा है और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, क्योंकि बाहर से मॉलिक्यूल्स भी इस ग्लास के सरफेस के ऊपर हिट कर रहे हैं, तो प्राइमरली कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ गए, हर जगह प्रेशर बराबर लग रहा है, अगर हर जगह प्रेशर बराबर नहीं लगता तो ये ग्लास ऐसे लगता ही ऐसे से मूव करता है ना, अपना आप मूव करता, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग प्रेशर लग रहा है, अलग अलग फोर्स लग रहा है, इसका मतलब प्रेशर बराबर लगना चाहिए, अगर प्रेशर बराबर नहीं होता, पागल डर जाते हैं रात में मम्मी डाइनिंग रूम में, मम्मी हाथ बैठ दिया रख के सो गई, तुम रात में नींद आ रही, पानी भी नहीं उठे तो ग्लास चल रहा है, पागल, जो डर लगेगा ना, है ना। और भी ऐसा और बढ़िया इंटरेस्टिंग और खौफनाक चीज बता सकता हूँ मैं, मान लो अगर ऊपर प्रेशर बराबर नहीं है, नीचे प्रेशर बराबर नहीं है, बढ़िया ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा फोर्स लगेगी, पुतु करके आया, चल रहे सीधा कान चूड़ता आ रहा है भाई, खौफनाक है ना, तो ऐसे डरने का नहीं, प्रेशर वैसे बराबर है, टेंशन नहीं कोई, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज प्रेशर along x axis is equal to y axis is equal to z axis, सही है, सारे बराबर होंगे, इक्वल टू p लिख देते हैं, तो इसका मतलब टोटल प्रेशर अगर मुझे निकालना हो तो वो कितना होगा, जितना x एक्सिस में है, जितना y एक्सिस में है और जितना z एक्सिस में है, सब प्रेशर हम लोगों ने सबको एड अप कर दिया, सम अप कर दिया। अब अगर हम सम अप करते हैं तो मतलब px भी p के बराबर, py भी p के बराबर, pz भी p के बराबर, तो मतलब टोटल प्रेशर 3p के बराबर है, और हमें px का फॉर्मूला भी पता है, py का फॉर्मूला भी पता है, pz का फॉर्मूला भी पता है, सब में कॉमन क्या है, m बाय वॉल्यूम, अंदर क्या बच जाएगा, vx1 स्क्वायर vy1 स्क्वायर vz1 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल vxn स्क्वायर vyn स्क्वायर प्लस vzn स्क्वायर, है ना, ऐसे करते करते सारे पार्टिकल ऐड कर दिए। अब जा रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, जो पहली चीज इस डेरिवेशन में लिखी थी वहां, तो काफी ऊपर पहुंच गया, भाई साहब बहुत ऊपर पहुंच गया, हाँ ये याद है ना, एक मॉलिक्यूल का अगर हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर का रूट, इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू
Vx1 square plus Vy1 square plus Vz1 square. सही बात है? Can I write it like this? ठीक है, इसका मतलब ये दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर, ये देखो Vx1 square plus Vy1 square plus Vz1 square. That implies P is equal to m by 3v into V1 square plus V2 square plus so on till Vn square. सही है? अब स्मॉल m क्या है? मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल. कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द एंटायर कंटेनर. सो आई कैन नॉट डिवाइड देम. And I cannot say this, that is the density. No, I need to understand the entire mass of the gas because I know the entire volume of the container. If I divide the entire mass and the entire volume, I'll get density. So what I do is, मैं इस equation के लिए इसको जितने number of molecules हैं उनसे multiply, उनसे divide कर देता हूँ. जितने number of molecules हैं उससे multiply divide कर देता हूँ. क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा nm upon 3v into v1 square plus v2 square plus so on till vn square by n. अब मैंने आपको बोला कभी भी कैलकुलेशन आसान करनी तो हमेशा कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे हम? रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस यूज करेंगे. n into m क्या होगा पहले वो बताओ चलो. n क्या है? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. इसका मतलब क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द गैस. सही है? कैपिटल M क्या है? मास ऑफ गैस. एक एक गैस मॉलिक्यूल को मिलाकर पूरी गैस बनाई है ना? तो वही कंडीशन निकाल दिया. टोटल जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको हर एक का मास सेम ही होगा. हम लोग मल्टीप्लाई करें तो टोटल मास ऑफ द गैस आ जाएगी. m by 3v इनटू ये क्या है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v RMS का स्क्वायर. कैन आई डू दिस? V मैं मीन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने बोला RMS वैल्यूज लिखी होती है हमेशा, तो V RMS का स्क्वायर लिख दूंगा क्योंकि वही है ना. रूट की जगह नहीं, रूट नहीं दिख रहा मुझे, तो रूट का स्क्वायर करूंगा तो ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाएगा. Hence, what is now m by v? Density. And this is the golden formula for pressure of gas. ठीक है? And that's how this derivation gets over. ठीक है? हमें प्रेशर ऑफ गैस देना तो 2-3 पन्ने की डेरिवेशन है, लेकिन इसको पार्ट्स में याद रखेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या याद रखेंगे? सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे मोमेंटम निकालना. मोमेंटम से चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम से फोर्स, फोर्स एक पार्टिकल की ऐसे करते करते n पार्टिकल्स तक सबको ऐड करो तो x एक्सिस की फोर्स आई. सिमिलरली y, सिमिलरली z. फोर्सेस मिल गई तो प्रेशर निकाल रहे हैं हर एक एरिया में. हमने ये भी पता है कि सारे प्रेशर बराबर है. हम लोगों ने वही काम यहाँ पर किया, सारे प्रेशर बराबर है. सब प्रेशर्स को ऐड किया तो टोटल प्रेशर इन द इंटायर कंटेनर मिल जाता है. तो वो ऐड करते वक्त तुम्हारे को एक फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर दिखता है. इट इज P is equal to 1/3 rho V RMS square. इस फॉर्मूला से हम लोग और क्या क्या निकाल सकते हैं? चलिए फाइंड आउट करते हैं. अब मान लो मैं कहूँ कि नहीं मुझे एनर्जी ऑफ गैस चाहिए. एनर्जी ऑफ गैस चाहिए. अब एनर्जी ऑफ गैस निकालने के लिए मेरे को क्या मिलेगा? एनर्जी मतलब क्या होनी चाहिए? एक पोस्टुलेट्स में एक ये भी पॉइंट था कि जो सिर्फ गैस है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखती है, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैरी कर पाती. ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एक थ्योरी का पार्ट है कि इट कैन ओनली कैरी काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर. अब v कौन सा होगा? हमेशा v RMS स्क्वायर. ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंटायर गैस. लेकिन हम लोगों को अब फॉर्मूला क्या पता है? अब मुझे क्या पता है ये कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा? मान लो मुझे V RMS ही नहीं पता तो मैं क्या करूंगा? अब तो ऐसे में हम लोगों को पता है एक गैस का पैरामीटर्स क्या है. किसी भी गैस को अगर हम लोग कुछ भी फाइंड आउट करते हैं तो उसके क्या पैरामीटर्स पता लगता है कि चेंज हो रही है कुछ चीजें. वो है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. तीन चीजें, तीन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एक गैस की नेचर को समझाता है, एक गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाता है. ठीक है? तो अगर मुझे एक गैस पता है, इस रूम में कितनी गैस फिल्ड अप है, तो मुझे इसका प्रेशर, इस कंटेनर का वॉल्यूम, इस कंटेनर का टेम्परेचर, ये सब पता होगा. सही बात है ना? तो अब मैं क्या कर रहा हूं? मुझे पता है प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या है? 1/3 रो V RMS स्क्वायर. सही बात है. अब रो को मैं क्या लिख सकता हूं? मास अपॉन वॉल्यूम. कैन आई डू दैट? डेंसिटी तो यही फॉर्मूला होता है. सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा?
मास अपॉन वॉल्यूम इनटू VRMS स्क्वायर। सही बात है। अब यहां पर देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3PV, सही बात है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है ना, दोनों तरफ को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा, मतलब 3/2 PV ये मिल गया। ये क्या है, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, 3/2 PV, क्या आ गया 3/2 PV मिल गया। इसको आप ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख दीजिए। नाउ सिंस वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इज इक्वल टू nRT, है ना बेटा। तो मैं चाहूं तो मैं एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, 3/2 nRT। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि कभी भी किसी गैस की एनर्जी निकालनी हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, क्योंकि 3/2 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी गैस की बढ़ती है। ठीक है, एनर्जी ऑफ गैस का ये फॉर्मूला आ गया। इनफैक्ट इसमें और भी चीजें लिख सकता हूं मैं। अगर मान लो मैं लिखूं एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, तो उसका आंसर क्या आएगा, 3/2 RT। सही बात है। अगर मैं पूछूं एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी होगी, तो आपको पर मोल पता है, तो हम लोग क्या कर देंगे 3/2 RT बाय कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में, थैंक यू, दैट्स एवोगाड्रोस नंबर, राइट। सो Na का वैल्यू क्या होता है 6.022 into 10⁻23 molecules. These many molecules are present in 1 mole of gas. ठीक है, R भी कांस्टेंट और Na भी कांस्टेंट है। R अपॉन Na को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 3/2 kBT. Here kBT is known as Boltzmann constant. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। बोल्ट्जमैन की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। समझ में आया एवरीवन, गुड इनफ। इसको ना इतना इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आप एक बात समझिए, आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल समझाता हूं मैं। एक हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग एक पिस्टन में गैस भर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कोलाइड करता रहेगा ऐसे, मतलब साइड भी करेगा। मैं बेसिकली फ्री एंड या फिक्स्ड एंड और पिस्टन वाली जगह पे मॉलिक्यूल्स को ऊपर नीचे जंप करवा रहा हूं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर ये पास में आ जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सही बात है ना, अगर पिस्टन ऐसा है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए पिस्टन है और इस पिस्टन को हम लोग ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक गैस मॉलिक्यूल ऊपर नीचे जंप कर रहा है, ठीक है, छलांगे मार रहा है। अब आप क्या जानते हो, अब ये जानते हो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा तो गैस का प्रेशर, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। करेक्ट बात है, सही बात है ना। इनफैक्ट टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि V बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वही दिखने वाला है। तो प्राइमरली कुछ नहीं है, उनकी छलांगे इतनी फ्रीक्वेंट हो जाती हैं कि उस कंडीशन में उसको प्रेशर ज्यादा फील होने लग जाएगा। V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और यहीं से सारे रूल्स फॉर्म अप होते हैं। I'll give you an example of it कि V कैसे बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्लीज VRMS का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS क्या समझाता है। अभी आप देखिए, आप लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला,
3/2 RT या NRT, चलो नंबर ऑफ मोल्स के साथ बात कर लेते हैं। आप लोगों ने ये निकाला, मुझे क्या निकालना है? वो निकालनी मुझे वेलोसिटी का मतलब है। तो E का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 NRT। तो अगर मैं 2 और 2 कैंसिल करूं तो VRMS का फॉर्मूला क्या आ रहा है? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, 3RT बाय कैपिटल M हो गया। यहां से क्या समझ आ रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, इट आल्सो फॉलोज द अदर वे अराउंड। अगर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर, इसका मतलब बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग रूट मीन स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला ले आते हैं, दैट्स √3RT बाय M। बेसिक बात है, कुछ ज्यादा कुछ फालतूगिरी नहीं कर रहा मैं, बेसिक बात बता रहा हूँ। 3/2 NRT की जगह n को 1 मोल ले लो, 3/2 RT बन रहा है। नॉर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं कैरी करती? क्योंकि गैस को कंप्रेस भी करते हो, वो अपने आप वापस नहीं भेजने वाली। स्प्रिंग नहीं है कि कंप्रेस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है, छोड़ोगे तो वो भगाएगा। ना ही है प्लास्टिक की तरह स्ट्रेन एनर्जी है, थोड़ा सा ऐसे करो छोड़ोगे तो डिजूम करके बचेगा वो, है ना? जैसे हम लोग वो टॉम एंड जेरी में देखते हैं कि भाई कुछ नहीं है, पेड़ को थोड़ा मोड़ा, यहाँ पर खड़े हो गए और छोड़ दिया, भाग। ये क्या है? स्ट्रेन एनर्जी है बेसिकली। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, तभी वो आपको काइनेटिक दे पा रहा है। एक सिरिंज, नीडल निकाल दीजिए, सिरिंज को यहाँ पर रखा है, उसको हल्का से ऊपर पुश करो, वहीं रुक जाएगा। ठीक है, नीचे से छोड़ दीजिए, वहीं फंस जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उसको। तो प्राइमरीली क्या हो रहा है? वो अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता था, जैसे आप छोड़ते तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो दिस क्लियरली इंप्लाइज कि गैस जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखती है, पोटेंशियल एनर्जी कैरी नहीं करता है। ठीक है, तो ये रूट मीन स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया। इनफैक्ट इसी फॉर्मूला से मैं सारे गैस लॉस फॉलो कर सकता हूं। गैस लॉस पढ़े होंगे, है ना? सबसे पहला बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। आई थिंक सबको याद होगा ये, है ना? केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ हम लोगों ने। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। अब आप यहां पर जरा इसको अगर मैं प्रूव करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? 1/3 रो VRMS स्क्वायर, है ना? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू 1/3 M बाय वॉल्यूम इंटू VRMS स्क्वायर। सही बात है बच्चा? VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? 3RT बाय M। लो 1/3 M बाय V इंटू 3RT बाय M। तो M गया, 3 गया, क्या मिल गया मेरे को? RT बाय V। अब मेरी बात समझिए, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट। अगर R भी कांस्टेंट और T भी कांस्टेंट तो इसका मतलब क्या होगा? P is inversely proportional to volume if temperature is constant. This is the proof of Boyle's law. आपके एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। I'm just giving you a glimpse कि एक पावरफुल फॉर्मूला से हम सारे रूल्स को बता सकते हैं। That's Boyle's law for you. इसी सिमिलर फॉर्म से हम चाहे तो चार्ल्स लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं? Very good. Volume is directly proportional to temperature, keeping pressure constant. ये भी सिंपल है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। सो 1/3 रो को हम लोग मास अपन वॉल्यूम लिख सकते हैं, VRMS को हम लोग √3RT बाय M लिखते हैं, उसको स्क्वायर करेंगे तो 3RT बाय M आ गया। M गया, 3 गया, फिर से यही बात आ गई। क्या कांस्टेंट है यहाँ पर? P कांस्टेंट है, तो P बाय R इज इक्वल टू VT, सॉरी T बाय V, माय बैड, T by V। तो ये क्या हो गया? T by V is equal to constant since pressure is constant। क्या मिल गया? V is proportional to T। That's it। सही है?
सिमिलरली लास्ट भी आ गया भाई, क्या जाता है, गेल-यूसेक लॉ, बिल्कुल ये भी बात यही बोलता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। सीधा है भाई, मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, बेसिक बात वही आती है कि P इज इक्वल टू 1/3, फिर सब यह आता है रो VRMS स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि देखो mm कैंसिल, ये कैंसिल, R और V कांस्टेंट ही है, तो वो कैंसिल हो गए, डायरेक्टली हम लोग इस पर्टिकुलर कंक्लूजन में सीधा सीधा हम लोग सोल्यूशन में आ जाते हैं। प्राइमरली इन सब चीजों की जरूरत आप लोगों को फिजिक्स में थर्मोडायनेमिकली यूज होता ही है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को अलग अलग चीजों को मेंशन भी करके दे रहा हूँ, ठीक है, पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो हम लोग आगे रूल्स को नहीं लगा रहे हैं। आई नो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पर एक हेल्प मिलती है आप लोगों को कि हाँ किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, हर चीज के पीछे लॉजिक और मैथमेटिकल कोई ना कोई रीजनिंग होनी चाहिए। तो वो रीजनिंग मैं आप लोगों को एक आगे अपफ्रंटली बता रहा हूँ कि एक फॉर्मूला, वन सिंगल सर्टेन फॉर्मूला विल हेल्प यू। As said, I've not done a single question till now because I want to cover up a couple of more things which we'll be doing in the coming lecture. उसमें हम लोग इन सबको कवर अप करके साथ ही में एक साथ ही सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।